दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का साइंस का क्लास 6 जो पार्ट 1 पढ़ा चुके हैं। आज जो है क्लास 6 को समाप्त कर देंगे। तो जो लोग क्लास 6 का पार्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। चलिए जो है इसका दूसरा पार्ट हम लोग आज जो है क्लास 6 को समाप्त कर देंगे। बचे हुए चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। आपको क्या है, कथन पर विचार करना। पक्षी की अस्थियों की हल्की एवं कमजोर गलत। पक्षियों की अस्थियां हल्की होती हैं लेकिन ये बोला कमजोर है, इसीलिए ये ऑप्शन गलत हो जाए। पक्षपाद चलने एवं बैठने के लिए अनुकूलित होती हैं, ये सही है। इसकी अस्थि में वायु प्रकोष्ठ होती है। पक्षी में जो है उसके हड्डियों में क्या आता है, एक वायु प्रकोष्ठ होती है। तो याद रखना इनका जो है कौन सही है, तो याद रखना 2 और 3 इसका सही है। पक्षी हवा में उड़ते तथा भूमि पर चलते हैं। बतख तथा हंस जैसे कुछ पक्षियां जल में तैरते भी हैं। पक्षी इसीलिए उड़ पाते हैं क्योंकि उनका शरीर उड़ने के लिए अनुकूलित होता है। उनकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते जिनके कारण उनकी अस्थियां हल्की परंतु मजबूत होती हैं। पक्षपाद पैरों की अस्थियां चलने एवं बैठने के लिए अनुकूलित होती। अग्रपाद अस्थियां रूपांतरित होकर पक्षी के पंख बनाती हैं। कंधे की अस्थियां मजबूत होती हैं। वक्ष की अस्थियां उड़ने वाली पेशियों को जकड़ने रखने के लिए विशेष रूप से रूपांतरित होती हैं। पंखों को ऊपर नीचे करने में सहायक होती है। क्या था, पंखों को ऊपर नीचे करने में सहायक होते हैं। 27 नंबर किसका शरीर आकृति धारा रेखीय होती है। मछली का जो है शरीर क्या है, धारा रेखीय होती है। मछली का सिर या पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला नुकीला होता है। शरीर की ऐसी आकृतियां धारा रेखीय कहलाती हैं। मछली के शरीर पर जो पंख होते हैं उसका क्या कार्य होता है, तैरते वक्त जल में संतुलन बनाए रखना, दिशा निर्देशन में सहायक। तो याद रखना दोनों कार्य करते हैं उनका पंख। मछली के शरीर पर जो पंख होते हैं वे तैरते समय जल में संतुलन बनाए रखने एवं दिशा निर्धारण में सहायता करते। क्या आपने कभी ध्यान दिया कि गोताखोर अपने पैरों में इन पंखों की तरह विशेष आरित्र पहनते हैं जो उन्हें जल में तैरने में सहायता करता है। क्या कहता है, जल में तैरने में सहायता कर। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। सर्प का यानी सांप का मेरुदंड काफ़ी छोटा है, गलत। सर्प का जो है मेरुदंड लंबा होता है। पेशियां मेरुदंड पसलियों एवं त्वचा को आपस में जोड़ी रहती है। तो से सांप का शरीर अनेक वलय में मुड़ा रहता है। यह वलय उसे आगे की ओर गति धक्का देता है, ये सही है। तो इसका आंसर जो है उपयुक्त में से कौन सही है, 2 और 3। पहला नंबर क्या है, गलत है इसका। सांप का मेरुदंड लंबा होता है जबकि वहाँ क्या होता है, छोटा। शरीर की पेशियां क्षीण एवं असंख्य होती हैं। वे परस्पर जुड़ी होती है चाहे वे दूर ही क्यों ना हो। पेशियां मेरुदंड पसलियों एवं त्वचा को भी एक दूसरे से जोड़ती हैं। सांप का शरीर अनेक वलय में मुड़ा होता है। इसी प्रकार सांप का प्रत्येक वलय उसे आगे की ओर धकेलता है। इसका शरीर अनेक वलय बनाता और प्रत्येक वलय आगे की ओर धक्का देता है। इस कारण सांप बहुत तेज गति से आगे की ओर चलता है परंतु सरल रेखा में नहीं चलता है। केजुराइना वृक्ष, ओक, चीड़, देवदार, नागफनी। तो याद रखना ओक हो गया, चीड़ हो गया, देवदार जो होते हैं पर्वतीय होते हैं।
नागफनी राजस्थान होता है, केजुराइना वृक्ष उड़ीसा में। तो इसका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा सही। पहली और बुजुर्ग छुट्टियों में अनेक रोमांचक स्थानों पर सैर करने पर गए थे। ऐसी एक ही यात्रा पर वे ऋषिकेश में गंगा नदी देखने गए। उन्होंने हिमाचल की हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखला के कुछ पर्वतों का पर्वतारोहण किया जहां बहुत ठंड थी। इन पर्वतों पर उन्होंने ओक, चीड़ एवं देवदार जैसे अनेक वृक्ष देखे जो उनके मैदानी क्षेत्र के वृक्षों से बहुत अधिक भिन्न थे। एक अभियान में उन्होंने राजस्थान की यात्रा की, ऊंट पर मरुस्थल भी घूमे। यहाँ से उन्होंने नागफनी के अनेक प्रकार के पौधे एकत्र किए। अंततः में वे पूरी उड़ीसा गए और उन्होंने समुद्र तट की सैर किए और वहाँ केजुराइना वृक्ष की कतार देखी। इन स्थानों के भ्रमण के रोमांचक एवं उल्लासपूर्ण क्षणों का स्मरण करते हुए उन्हें अचानक एक विचार आया। ये सभी स्थान एक दूसरे से बहुत भिन्न थे। कुछ बहुत ठंडे थे, कुछ उष्ण एवं शुष्क तथा कुछ स्थान आर्द्र थे, परंतु उन सभी स्थानों पर अनेक प्रकार के बहुत सारे सजीव वस्तुएं थे। देखते हैं केकड़ा, बकरी, याक, ऊंट। जैसे है बकरी याक कहाँ है तो याद रखना बकरी और राजस्थान, नहीं सॉरी ऊंट जो होगा राजस्थान, बकरी और याक जो है पर्वतीय क्षेत्र, केकड़ा जो है उड़ीसा हो जाएगा। केकड़ा क्या जाएगा उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मरुस्थल राजस्थान में ऊंट थे, पर्वत पर बकरी एवं याक थे। पूरी उड़ीसा के समुद्र तट पर केकड़े अनेक प्रकार की मछलियां थे जिन्हें मछुआरे पकड़ रहे थे। ऊंट के लंबे पैर उसके शरीर को रेत की गर्मी को दूर रखने के लिए होते हैं। सही है, यानी ऊंट का जो पैर होता है लंबा जो होता है उन्हें जो है रेत के गर्मियों से बचाने के लिए उनका पैर लंबा होता है, दूर ऊंचे हो जाते थे ताकि गर्म कम लगे। जल के स्राव के ऊंट को पसीना आता है, यानी जल के स्राव के लिए ऊंट को पसीना नहीं आता। ऊंट का मल शुष्क होता है, ये से कौन गलत है, ऑप्शन नंबर 2 जो है क्या है गलत है, इसलिए बी इसका आंसर हो जाएगा। ऊँटों के पैर लंबे होते हैं जिससे उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। उनमें मूत्रासर्जन की मात्रा बहुत कम होती है तथा मल शुष्क होता है। उन्हें पसीना स्वेद भी नहीं आता क्योंकि शरीर से जल का ह्रास बहुत कम होता है, इसीलिए जल के बिना भी वह अनेक दिनों तक रह सकते हैं। मछलियों के सल्क का कार्य है, मछलियों का जो सल्क है इसका कार्य क्या है, इसके शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है, जल में उन्हें सुगम गति प्रदान करता है, दिशा निर्धारण में सहायता होना है। तो याद रखना है इसका जो आंसर हो जाएगा 1 और 2 हो जाएगा। ये सल्क मछली को सुरक्षा तो प्रदान करते ही साथ ही उन्हें जल में सुगम गति करने में भी सहायक है। मछली के पंख एवं पूंछ चपटी होती है जो उन्हें जल के अंदर दिशा परिवर्तन संतुलन बनाए रखने में सहायता करते हैं। मछली के गिल यानी क्लॉम होते हैं जो इसे जल में श्वास लेने में सहायता करते हैं। जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभावों की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने योग्य बनाती है कहलाता है, याद रखना परिवेश नहीं अनुकूलन, याद रखना क्या कहता है अनुकूलन कहलाता। अनुकूलन कहते हैं
प्रायः पाए जाते जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने योग्य बनाती अनुकूलन कहते हैं। विभिन्न जंतु भिन्न परिवेश के प्रति अलग अलग रूप से अनुकूलित हो सकते हैं। क्या कहते हैं? अनुकूलित हो सकते हैं। स्थलीय आवास का उदाहरण नहीं। स्थलीय वन, घास के मैदान, मरु स्थल, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्र, दलदल इनमें से है। तो दलदल जो है स्थलीय आवास का भाग याद रखना नहीं है। स्थल जमीन पर पाए जाने वाले पौधे जंतु के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। वन, घास के मैदान, मरुस्थल, तटीय पर्वतीय क्षेत्र मरुस्थलीय आवास के कुछ उदाहरण हैं। जलीय आवास का उदाहरण नहीं है। जलाशय, दलदल ये हो जाएगा। झील की नदियाँ, समुद्र, तटीय क्षेत्र याद रखना। झील के यानी जलीय आवास नहीं। जलाशय, दलदल तो याद रखना। तटीय क्षेत्र जो हैं ये जो है जलाशय, दलदल, झील, नदियाँ एवं समुद्र जहाँ पौधे एवं जंतु जल में रहते हैं जलीय आवास कहते हैं। विश्व के विभिन्न भागों पर पाए जाने वाले वनों, घास के मैदानों, मरुस्थलों, तटीय एवं पर्वतों क्षेत्रों में भी बहुत विषमताएं हैं। यह सभी जलीय आवासों के लिए भी सत्य हैं। जैव घटक के उदाहरण है। याद रखना जैव पौधा और जंतु क्या है? एक जैव घटक के उदाहरण। किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे कि पौधे एवं जंतु उसके जैव घटक हैं। चट्टान, मिट्टी, वायु एवं जल जैसे अनेक निर्जीव वस्तुएं आवास के अजैव घटक हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। चट्टान, मिट्टी एवं पौधा, जल, वायु एवं सूर्य के प्रकाश जैव घटक के उदाहरण नहीं है। चट्टान हो गया, मिट्टी हो गया, पौधा तो है, जल, वायु और सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन नंबर 2 जो है सही हो जाएगा। यानी क्या पूछा है यहाँ पर? ऑप्शन है जैव घटक के उदाहरण नहीं है। जैव घटक के उदाहरण नहीं, उपयुक्त में जैव घटक के उदाहरण नहीं। तो याद रखना चट्टान, मिट्टी ये जो है अजैव घटक, जल हो गया, वायु हो गया, ये जब इनमें कोई जो है जैव घटना तो एक और ना ही 2 जो है जैव घटक के बारे में चर्चा कर रहे हैं। किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे कि पौधे, याद रखना क्या है? जैसे कि पौधे, जैसे कि पौधे एवं जंतु उसके जैव घटक हैं। चट्टान, मिट्टी, वायु, जल जैसे अनेक निर्जीव वस्तुएं आवास के अजैव घटक हैं। सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा भी परिवेश के अजैव घटक हैं। मरुस्थलीय पौधे में सूल किसका परिवर्तन है? यानी मरुस्थलीय पौधे में सूल जो है किसका परिवर्तन है? सूल जो है यह पत्ती का परिवर्तन है। मरुस्थलीय पौधे में सूल जो है, मरुस्थलीय पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते। मरुस्थल पौधे में पत्तियां या तो अनुपस्थित होती हैं अथवा बहुत छोटी होती हैं। कुछ पौधे पत्तियां कांटे की रूप ले लेती हैं जिसे सूल कहते हैं। इससे पत्तियों से होने वाले वाष्पोत्सर्जन में होने वाले जल ह्रास में कमी आती है। नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित किस भाग में होता है? नागफनी का जो पौधा होता है वो कहाँ होता है? मरुस्थलीय में होता है। मरुस्थलीय में पत्तियां जो हैं पौधे में कांटे के रूप ले देती, इसीलिए तना में ही वाष्पोत्सर्जन होता है। पत्तियां से होने वाले वाष्पोत्सर्जन में होने वाले जल ह्रास में कमी आती। नागफनी में पत्ती जैसे जिस संरचना को आप देखते हैं वह वास्तव में इसका तना है।
इन पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्षमता तने में होता है। तना एक मोटे मोमी परत ढका होता है जिससे इस पौधे को जल संरक्षण में सहायता मिलती है। अधिकतर मरुस्थलीय पौधे की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती हैं। मरुस्थलीय पौधे के बारे में सही विकल्प चयन कीजिए। इन पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्षमता तने में होता है। तने एक मोटी मोमी परत से ढका होता है। पत्ती एक मोटी मोमी परत से ढका। अधिकतर मरुस्थलीय पौधे की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती। तो याद रखना, चयन करना, मरुस्थलीय पौधे के बारे में सही विकल्प चयन कीजिए। तो याद रखना इसका जो है सभी जो है कथन सही लग रहा है। देखते हैं इसका डिस्कशन को। मरुस्थलीय पौधे वाष्पोत्सर्जन जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते। मरुस्थलीय पौधे में पत्तियां या तो अनुपस्थित होती है अथवा बहुत छोटी होती है। कुछ पौधे में पत्तियां कांटे का रूप ले लेती हैं। इससे पत्तियों से होने वाले वाष्पोत्सर्जन में होने वाले जल ह्रास में कमी आती। नागफनी में पत्ती जैसे जिस संरचना के आप देखते हैं वह वास्तव में इसका तना है। इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्षमता तने में होता है। तना एक मोटी मोमी परत से ढका होता है जिससे पौधों को जल संरक्षण में सहायता मिलती है। अधिकतर मरुस्थलीय पौधों की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक क्या करते हैं, चली जाती है। किस प्रकार की क्षेत्र की पेड़ की विशेषताएं हैं? ये शंकुआकार होती है, इनकी शाखाएं तिरछी होती है, इनकी पत्तियां सुई की आकार की होती है। तो याद रखना पर्वतीय के बारे में बोल रहा है। यह वृक्ष सामान्यतः शंकुआकार होते हैं तथा इनकी शाखाएं तिरछी होती। इनमें से कुछ वृक्षों की पत्तियां सुई के आकार की होती जिससे वर्षा का जल एवं हिम सरलता से नीचे की ओर खिसक जाता है। पर्वत पर इन वृक्षों से अधिक भिन्न आकृति एवं आकार वाले वृक्ष भी मिल सकते हैं। पर्वत पर जीवित रहने के लिए हमें कुछ अन्य प्रकार की अनुकूलन हो सकता है। शिकार करने के लिए शेर में क्या विशेषताएं होती? पैर की नखर लंबे होते हैं, मटमैला रंग होता है, चेहरे के सामने की आंखें, उपरोक्त सभी। शेर वन में अथवा घास स्थल में रहता है। एक ऐसा शक्तिशाली जंतु है जो हिरण जैसे जंतु का शिकार कर उन्हें मार कर खा जाता है। यह मटमैले हल्के भूरे रंग का होता है। शेर एवं हिरण इन दोनों जंतुओं की आँखों उनके चेहरे के समान की आँखों स्थित होता है। शेर के अगले पैर के नखर लंबे होते हैं जिन्हें वह पादांगुलियों के अंदर खींचकर छिपा सकता है। उसका मटमैला हल्का भूरा रंग शिकार के दौरान उसे घास के सूखे मैदान में छिपाए रखता है। निम्नलिखित में असत्य कथन की पहचान करना। क्या है? असत्य कथन की पहचान करना। बहुत से समुद्री जीव शरीर धरा रेखीय होता है। बहुत से समुद्री जीव का जो है शरीर कैसा होता है? धरा रेखीय होता है। ये तो से मछली का शरीर धरा रेखीय होते हैं। जैसे डॉल्फिन गिल के द्वारा श्वास लेते हैं। ये भी से स्क्विड एवं ऑक्टोपस का शरीर आमतौर पर धारा रेखीय नहीं होता है।
तो याद रखना असत्य कथन याद रखना, कारण डॉल्फिन गिल के द्वारा सांस, जबकि डॉल्फिन में गिल नहीं होता। समुद्र क्या है? समुद्र। समुद्र में रहने के लिए मछली अनुकूलन के विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। धारा रेखीय होता है जिससे वह जल में सुगमता से चल सकते। स्क्विड एवं ऑक्टोपस जैसे कुछ समुद्री जंतु शरीर आमतौर धारा पर रेखीय नहीं होता है। वे समुद्र की गहराई में तलहटी में रहते हैं तथा अपनी ओर आने वाले शिकार को पकड़ते। जब वे जल में चलते हैं तो अपने शरीर को धारा रेखीय बना लेते। जल में श्वास लेने के लिए इनमें गिल क्लोम होते हैं। डॉल्फिन एवं व्हेल जैसे कुछ जंतुओं में गिल नहीं होते हैं। यह सिर पर स्थित नासा द्वार अथवा नासा छिद्रों द्वारा सांस लेते हैं। निम्न से कौन सा जलीय जीव जल में लंबे समय तक बिना श्वास लिए रह सकते हैं? तो याद रखना डॉल्फिन जो है बिना श्वास लिए रह सकते हैं। डॉल्फिन एक व्हेल जैसे कुछ जंतुओं में गिल नहीं होते हैं। यह सिर पर स्थित नासा द्वार अथवा बात छिद्रों द्वारा श्वास लेते हैं। ये जल में लंबे समय तक बिना श्वास लिए रह सकते हैं। समय पर समुद्री सतह जल से बाहर पर आकर छिद्रों से जल बाहर निकालते हैं। प्रांत याद रखना क्या होता है? श्वास द्वारा स्वच्छ वायु अंदर भरते हैं। श्वास द्वारा जो है स्वच्छ वायु क्या करते हैं? अंदर भरते हैं। निम्न में से कौन सा जलीय जीव सिर पर स्थित नासा द्वार अथवा श्वास छिद्रों द्वारा श्वास लेते हैं? स्क्विड और जो हैं व्हेल, ये जो हैं गिल नहीं होते। नासा से डॉल्फिन हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। व्हेल और डॉल्फिन, बी और सी हो जाएगा इसका आंसर। डॉल्फिन और व्हेल जैसे कुछ जंतु गिल नहीं होते। सिर पर स्थित नासा द्वार अथवा श्वास छिद्रों द्वारा श्वास लेते हैं। जल में लंबे समय तक बिना श्वास लिए रह सकते हैं। वह समय समय पर समुद्री सतह पर आकर श्वास छिद्रों से जल बाहर निकालते हैं एवं श्वास द्वारा स्वच्छ वायु अंदर भरते हैं। जलीय पौधे के निम्न में से कौन सा गुण है? यानी जलीय पौधे का कौन सा? तना लंबा, खोखला, हल्का होता है। जड़ें आकार में छोटी होती है। तना जल की सतह तक वृद्धि करता है। उपयुक्त ये सभी जो हैं जलीय पौधे के बारे में कथन सही है। कुछ पौधे जड़ें जलाशय के तलहटी के मिट्टी पर स्थिर रहती हैं। स्थानीय पौधे में जड़ मिट्टी से जल एवं खनिज पोषकों अवशेषों महत्वपूर्ण कार्य करती हैं, परंतु जलीय पौधे में जड़ें आकार में बहुत छोटी होती हैं एवं इनका मुख्य कार्य पौधे को तलहटी में जमाए रखना होता है। इन पौधे का तना तंबा, खोखला एवं हल्का होता है। तना जल की सतह तक वृद्धि करता है जबकि पत्तियां एवं फूल जल के सतह पर
पलवन करते, पलवन तो तैरते हैं। निम्न से असत्य कथन की पहचान के सजीवों को अनेक अंदर होने वाले अन्य जैव प्रक्रमों के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता है। भोजन सजीवों को उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। केंचुआ नासा मार्ग द्वारा सांस लेते हैं, तो याद रखना केंचुआ जो है त्वचा से सांस लेता है, जबकि यहाँ नासा से बोला गया है। केंचुआ अपनी नम्र त्वचा के माध्यम से श्वास करता है, न कि नासा मार्ग से। उसकी त्वचा पतली होती है और उसमें रक्त कोशिकाएं प्रचुर मात्रा में होती हैं, जिससे गैसों का आदान प्रदान हो पाता है। इस प्रक्रिया को त्वचीय शोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को त्वचीय शोषण कहते हैं। निम्न से कौन सा जीवों के गुण नहीं है? जीवों का बताना कौन गुण नहीं? शोषण, शोषण लेते हैं जीव। भोजन की आवश्यकता नहीं थे, भोजन की आवश्यकता होती है जीवों की। उत्सर्जन, प्रजनन, तो याद रखना बीन आंसर हो जाएगा इसका। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन हमारे लिए एवं विभिन्न जंतुओं के लिए नितांत आवश्यक है। हमने यह भी सीखा कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जंतु भोजन के लिए पौधे अथवा अन्य जंतु पर निर्भर रहते हैं। भोजन सजीवों को उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। सजीवों को उनके अंदर होने वाले अन्य जैव प्रक्रमों के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन निम्न प्रक्रिया द्वारा स्वयं बनाता है। यानी पौधे जो है अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाता है। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन हमारे लिए विभिन्न जंतुओं के लिए नितांत आवश्यक है। हमने यह भी सीखा कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते, परंतु भोजन के लिए पौधे अथवा अन्य जंतु पर निर्भर रहते हैं। भोजन सजीवों उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। सजीवों को उनके अंदर होने वाले अन्य जैव प्रक्रम के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता है। निम्नलिखित में से किस पौधे की पत्तियां छूने पर याद रखना अचानक सिकुड़ जाती है? मेहंदी, छुई मुई, छुई मुई का हो जाएगा। छुई मुई पौधे से गुलमेहंदी के पौधे की पत्तियां छूने पर अचानक मुरझा सिकुड़ जाती है। यह पौधे में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया के उदाहरण है। तो इसका मतलब पौधे के प्रजनन के बारे में सही कथन कौन सा नहीं है? ना, याद रखना दोनों कथन हो जाएगा इसका। जंतुओं की तरह पौधे भी प्रजनन के तरीके भिन्न भिन्न हैं। बहुत से पौधे बीजों द्वारा प्रजनन करते हैं। क्या कहते हैं? बहुत से पौधे जो होते हैं बीजों द्वारा करते हैं। पौधे बीज उत्पादित करते हैं। हम उन्हें अंकुरित करके नए पादप उगा सकते हैं। क्या कहते हैं? नए पादप उगा सकते हैं। कुछ पौधे बीज के अतिरिक्त अपने कायिक भागों द्वारा भी नए पौधे उत्पन्न करते। उदाहरण के आलू के कलिका वाले भाग से नया पौधा बनाता है। गेहूं की बोरी में हाथ रखने पर कुछ गर्मी का अनुभव है। गेहूं का बोरी है, तो उस पर जब उस पर जो है आप हाथ रखें तो गर्मी महसूस होगा। क्यों होता है? इसके शोषण के कारण, धूप के कारण, रगड़ के कारण, इसके शोषण के कारण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका शोषण के कारण जो है देखने को मिलता है। गेहूं की बोरी में अपना हाथ डालिए। क्या आपको कुछ गर्मी का अनुभव होता है?
गेहूं की बोरी में कुछ गर्मी उत्पन्न होती है, गर्मी बीजों के शोषण के कारण उत्पन्न होती है। 7वां चैप्टर देखते हैं हम लोग। याद रखना, जो टेलीग्राम हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं वो ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर जो है जैसे क्या है 1 to 5 का रुक्मणी का जो है सेट का PDF डाल दिए गए हैं। क्या कहते हैं, साइंस का हो, मैथ का जो है क्वेश्चन जो है मैथ का जो है जो TRE 1 TRE 3 TRE 3 तक जितने भी क्या हर सब्जेक्ट में पूछे गए मैथ का जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का जो है PDF डाल दिया गया है। बुक का जो रुक्मणी का बुक है मैथ का, जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है मैथ का, वो उसका जो PDF हम टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए गए हैं। वहाँ से आप जो हैं PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और जो है क्या कहते हैं, साइंस का हो, साइंस हो गया, बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ये सब का जो है PDF जो है हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं, तो वहाँ से जाकर डाउनलोड कर। और याद रखना क्या था, आज हम जो है NCERT सार संग्रह जो महेश वर्णवाल का जो है बुक है उसका जो है PDF जो है फुल बुक, पूरे बुक का PDF जो है हम अपने टेलीग्राम पर डाल दिए हैं। वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए जो है हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है वन वे, याद रखना, फिर से बता देते हैं, थोड़ा याद रखना, ONE 1 WAY वे, वन वे सी टेट क्लास हो जाएगा, लास्ट में 1 देना। जो चैनल पर जो है लोगो लगा है वही टेलीग्राम पर लगा होगा लोगो, उसी को ज्वाइन कर लेना, वहाँ PDF डाल दिए हैं। चलिए 7वां चैप्टर पढ़ते हैं। और जो हैं जो क्या कहते हैं, इस पार्ट 1 क्लास 6 का पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे तो जाकर टेलीग्राम कहते हैं क्या चैनल पर जाकर देख लीजिए। चलिए 7वां चैप्टर देखते हैं। जैसे गति एवं दूरियों का मापन, यानी हम गति को और दूरियों को कैसे मापते हैं उसके बारे में हम क्वेश्चन है। कौन सा आविष्कार यातायात प्रणाली में सबसे पहला व अहम आविष्कार माना जाता है? तो याद रखना इसका आंसर जो हो जाएगा पहिए। यातायात यानी क्या बोल रहे हैं, आविष्कार यातायात प्रणाली के लिए सबसे पहला अहम पहिए ने बनाया, तब न यातायात के लिए आगे बढ़े। पहिए के आविष्कार ने यातायात की प्रणाली में अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। पिछले 1000 वर्षों में पहिए के डिज़ाइन में सुधार किए गए, यानी पहिया का जब आविष्कार हुआ कुछ समय के बाद पहिए पर डिज़ाइन बनाने लगे, फिर और अच्छे से अच्छे डिज़ाइन बनाने लगे जैसे जैसे समय बीते गया। पहिए पर चलने वाली गाड़ियां को खींचने के लिए पशुओं का उपयोग किया जाता था। दूरी मापने का सही मापन कौन सा नहीं है? बालिश, फीता, पैमाना, बाहें। बाहें जो हैं ये याद रखना दूरी मापने का सही मापन नहीं है, क्योंकि हर इंसान का बाहें अलग अलग होता है। कोई लंबा है तो इसका बाहें ज़्यादा होगा, कोई छोटा होगा तो उसका बाहें, इसीलिए ये मापने के लिए सही नहीं है। लोग एक कागज़ कपड़ा फैली बाहें सिरे पर अपने ठोड़ी तक मापते हैं। रोमवासी अपने पग अथवा कदमों से लंबाई मापते हैं। प्राचीन भारत में छोटी लंबाइयों को मापने के लिए अंगुली तथा मुट्ठी का उपयोग किया जाता था। आज भी भारत के कई शहरों में हम पुष्प विक्रेताओं को हीरों को बेचते समय अपनी भुजाओं का उपयोग लंबाई के मात्रक के रूप में करते हुए देख सकते हैं।
सुविधा अनुसार शरीर के ऐसे बहुत से भागों का मात्रकों के रूप में उपयोग होता रहा, अतः दूरी मापने का सही मापक फैली बाहें नहीं है। मापन की मानक प्रणाली को क्या कहते हैं, यानी मापक की मानक प्रणाली को याद रखना, उसे मीट्रिक पद्धति कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर के मापों में थोड़ी भिन्नता हो सकती है। शायद इसी कारण भी मापन में उलझने आई होगी। वर्ष 1790 में, याद रखना वर्ष कब, 1790 में फ्रांसीसियो ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की, जिसे मीट्रिक पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं? मीट्रिक पद्धति। जैसे 1 मीटर बराबर क्या होता है? 100 सेंटीमीटर। किलोमीटर बराबर क्या होता है? 1000 मीटर। सेंटीमीटर बराबर याद रखना 1 सेंटीमीटर 10 mm। 5 किलोमीटर 5000 मीटर हो जाएगा। PDF थोड़ा गड़बड़ा गया है, आगे देखते हैं। प्रत्येक मीटर m बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें सेंटीमीटर कहते हैं। 1 सेंटीमीटर 10 बराबर भागों में, जिन्हें हम क्या कहते हैं? मिलीमीटर कहते हैं। इस प्रकार 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। लंबी दूरियों के मापन के लिए मीटर एक सुविधाजनक मात्रक है। क्या है? लंबी दूरियों को मापने के लिए मीटर एक सुविधाजनक मात्रक नहीं। लंबी दूरी को मापना है तो किलोमीटर का प्रयोग करेंगे। इसके लिए हम एक बड़े मात्रक को परिभाषित करते हैं, इसे किलोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? लंबी दूरी को अगर क्या कहते हैं? इसे किलोमीटर कहते हैं। अब हम अपने सभी मापन क्रियाकलापों को मानक पैमाने का उपयोग करके दोहरा सकते हैं तथा लंबाई को एसआई मात्रकों में माप सकते हैं। ऐसे करने से पहले हमें दूरियां तथा लंबाइयां मापने का सही ढंग जानना आवश्यक है। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच की दूरी को किस में मापना सुविधाजनक? किलोमीटर में मापेंगे। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच की दूरी को किलोमीटर मापना सुविधाजनक है। प्राचीन मिस्र के लोग लंबाई के मापने के लिए प्रयोग करते थे गज, फुट, ज्यामितीय रचना, कोहनी से अंगुली की छोर। तो याद रखना मिस्र के लोग जो है नापने के लिए क्या कहते हैं? कोहनी से अंगुलियों की छोर। याद रखना कोहनी से क्या कहते थे? कोहनी से अंगुलियों की छोर। प्राचीन भारत में छोटी लंबाइयों को मापने के लिए अंगुली अथवा मुट्ठी का उपयोग किया जाता था। आज भी भारत के कई शहरों में हम पुष्प विक्रेताओं को पुष्प याद रखना हारों को बेचते समय अपनी भुजाओं का उपयोग लंबाई मात्रक के रूप में करते हुए देख सकते हैं। सुविधा अनुसार शरीर के ऐसे बहुत से भागों का मात्रकों के रूप में उपयोग होता रहा। कोहनी से अंगुली के छोर तक की लंबाई, जिसे हाथ कहते हैं, लंबाई के मात्रक के रूप में प्राचीन मिस्र में उपयोग किया जाता था, जिसे संसार अन्य भागों में भी मान्यता प्राप्त थी। संसार के अन्य भागों में इसी तरह मान्यता। मापन के लिए मीट्रिक प्रणाली का रचना किस देश ने की थी? मीट्रिक प्रणाली का जो है फ्रांसीसी ने किया था 1790 में। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर मापों थोड़ी भिन्नता हो सकती है। शायद इसी कारण भी मापन में उलझने आई हो।
आई होंगी। वर्ष 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की जिसे मीट्री पद्धति कहते हैं। निम्नलिखित सरल रेखीय गति कौन नहीं, यानी सरल रेखीय गति कौन नहीं ये बताना। सीधी सड़क पर वाहन की गति, ये तो सरल से रेखीय गति है। किसी परेड में सिपाहियों के मार्च पास्ट की गति, ये भी सही है। किसी गिरते पत्थर की गति, ये भी सरल रेखीय है। फुटबॉल खिलाड़ी की गति, ये याद रखना सरल रेखीय नहीं होगा। आप अपने सीधी सड़क पर किसी वाहन की गति, किसी परेड में सिपाहियों के मार्च की गति अथवा किसी गिरती पत्थर की गति। 100 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में धावक भी सरल रेखा के अनुदिश दौड़ते हैं। इन सभी उदाहरणों में हम यह देखते हैं कि वस्तुएं सरल रेखा के अनुदिश गति कर रहा है। इस प्रकार की गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। फुटबॉल खिलाड़ी की गति मैदान में अलग अलग दिशाओं में मुड़ते याद रखना दौड़ते हैं और अपनी गति दिशा बदलते रहता है। यह गति सीधी नहीं होती है, इसीलिए सरल रेखीय गति नहीं है। यह घुमावदार गति या दिशा बदलने वाली गति है। निम्न से वर्तुल गति कौन है? वर्तुल गति जो है यह बिजली के खंभे की गति वर्तुल गति है। याद रखना बिजली की खंभे की गति क्या है? एक वर्तुल गति है। बिजली के खंभे की पंखुड़ियों पर अंकित किसी चिन्ह की किसी घड़ी की सेकंड की सुई की गति वर्तुल गति का ये उदाहरण है। वर्तुल गति का पंखे की पंखुड़ियाँ, घड़ी की सुइयाँ, धागा व पत्थर, ये सभी जो हैं सही हो जाएगा। आवृत्ति गति का उदाहरण है। आवृत्ति गति वृक्ष की शाखाओं का इधर उधर ऐसे झूला झूलते बच्चों की गति, ये भी सितार के डोर की गति, ये भी तीनों जो है कथन सही हैं। जो अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती हैं, इस प्रकार की गति को आवर्ती गति कहते हैं। डोरी से बांधा हुआ वही पत्थर लीजिए जिसे अपने क्रियाकलाप 7 में उपयोग किया था। अब डोरी को मापने अपने हाथ में थामिए तथा पत्थर को डोरी से लटकने दीजिए। यह एक लोलक है। दूसरे हाथ से पत्थर को एक तरफ खींचिए और फिर स्वतंत्र गति करने के लिए छोड़ दीजिए। लोलक की यह गति आवृत्ति गति का एक उदाहरण है। वृक्ष शाखाओं के इधर उधर लहराना, झूले झूलना, बच्चे की गति, सितार की डोरियों की गति, बजते समय ढोल अथवा तालबों की झिल्ली की गति, ये सभी आवृत्ति गति हैं। उदाहरण के लिए जिसे वस्तु के निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती हैं। आठवां चैप्टर देखते हो, क्या देखते हैं? आठवां चैप्टर प्रकाश, छाया और प्रतिबिंब। निम्नलिखित में से दीप्त पिंड कौन सा नहीं है? ये बताना कौन सा दीप्त पिंड। दीप्त का मतलब वैसा पिंड जो जरता नहीं। तो यह देखना दीप्त पिंड उसे कहते हैं जो जरता हो। जैसे क्या है? विद्युत बल्ब, ये क्या है? जरता है, तो इसे दीप्त पिंड कहेंगे। टॉर्च, ये भी जरता है, दीप्त पिंड। कौन सा दीप्त पिंड नहीं है? दीप्त पिंड उसे कहते हैं जो जरता हो। जैसे क्या? सूर्य, सूर्य से रोशनी निकलता है, यह क्या है? दीप्त पिंड। पेंसिल, पेंसिल दीप्त पिंड नहीं है। टॉर्च का बल्ब एक ऐसी वस्तु है जो स्वयं प्रकाश देता है। सूर्य प्रकाश में एक ऐसा पिंड है जो पृथ्वी को प्रकाशित करता है। दिन के समय हम इसी प्रकाश में वस्तुओं को देखते हैं जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं। उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं, अतः पेंसिल दीप्त पिंड नहीं है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यदि आप किसी वस्तु के आर पार देख सकते हैं तो वस्तु प्रकाश को अपने अंदर से होकर
जाने देती है ऐसी वस्तु को पारदर्शी कहेंगे। क्या कहेंगे? यदि हम किसी वस्तु को आर पार नहीं देख सकते तो वह क्या कहलाता है? अपारदर्शी वस्तु है। यदि आप किसी वस्तु का आर पार देख सकते हैं तो वह वस्तु प्रकाश को अपने अंदर से होकर जाने देते, ऐसी वस्तु को पारदर्शी कहते हैं। कुछ वस्तुओं से आर पार देख तो सकते हैं परंतु अस्पष्ट नहीं, ऐसी वस्तु को पारभासी कहते हैं। तीसरा नंबर, कुछ वस्तुओं से आर पार देख तो सकते हैं परंतु बहुत अस्पष्ट नहीं, ऐसी वस्तु को क्या कहते हैं? याद रखना, पारभासी कहते हैं। क्या कहते हैं? पारभासी। कुछ वस्तुओं से आर पार तो देख सकते हैं परंतु स्पष्ट नहीं, ऐसे वस्तुओं को पारभासी कहते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। प्रकाश के स्रोत, पारभासी वस्तु, अपारदर्शी वस्तु। उपयुक्त में से छाया बनने के लिए क्या आवश्यक है? छाया बनने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होगा और यह अपारदर्शी वस्तु की आवश्यकता होगा, नहीं कि पारभासी। इसलिए 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1, 3। छाया देखने के लिए हमें कोई प्रकाश स्रोत तथा प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु की आवश्यकता होती है। सूची छिद्र कैमरे से सड़क पर चलते लोगों के प्रतिबिंब कैसे दिखाई देते हैं? सूची छिद्र कैमरे से सड़क पर चलते लोगों के प्रतिबिंब जो हैं उल्टा दिखाई देता है। क्या देखते हैं? उल्टा। सूची छिद्र कैमरे में सड़क पर चलते लोगों के प्रतिबिंब उल्टे दिखाई देते हैं। इसका कारण यह है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में यात्रा करता है। जब प्रकाश की किरणें वस्तु के ऊपरी हिस्से से आती हैं तो वह छिद्र से गुजरकर स्क्रीन के निचले हिस्से पर पड़ती हैं। इसी तरह वस्तु के निचले हिस्से से आने वाली किरणें स्क्रीन के ऊपरी हिस्से पर पड़ती हैं, जिससे एक उल्टा प्रतिबिंब बनता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को सीधी देखने से क्या होता है? आँखों के लिए क्या होता है? हानिकारक होता है। ग्रहण प्रारंभ होने पर सूर्य के प्रतिबिंब का एक भाग धीरे धीरे काला होता जाता है। हमें सूर्य को सीधा कदापि नहीं देखना चाहिए, यह हमारी आँखों के लिए अत्यंत हानिकारक हो सकता है। दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है? परावर्तित कर देता है। क्या करता है? परावर्तित कर देता है। हम सभी घर पर दर्पणों का प्रयोग करते हैं। आप दर्पण में अपने चेहरे को देखते हैं। जो आप देखते हैं वह दर्पण आपके चेहरे का परावर्तन है। हम दर्पण के सामने रखी वस्तु को परावर्तन भी दर्पण में देखते हैं। कभी कभी हम झील अथवा तालाब के पानी में पेड़ों, इमारतों तथा अन्य वस्तुओं का परावर्तन देखते हैं, अर्थात दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर देते हैं। नवा चैप्टर देखते हैं। चैप्टर का नाम विद्युत तथा परिपथ। निम्नलिखित में विद्युत सेल का उपयोग किस में होता है? अलार्म घड़ी। अलार्म घड़ी में विद्युत सेल मतलब वही छोटा छोटा बैटरी होता है, वही क्या था आम लोग भाषा में बोलते हैं वही। तो ये तो अलार्म में सेल का प्रयोग करते हैं। रेडियो में भी, कैमरा में भी, उपयुक्त सभी में याद रखना विद्युत सेल का उपयोग करते हैं। ये इसको बताता है सेल। टॉर्च के बल्ब को टॉर्च के बल्ब को यानी टॉर्च का जो बल्ब है उसे विद्युत कहाँ से मिलता है? विद्युत सेल से मिलती है। विद्युत सेल का उपयोग विद्युत स्रोत के रूप में अलार्म घड़ी, कलाई घड़ी, रेडियो, कैमरा तथा अन्य युक्तियों में किया जाता है।
आपने यह देखा होगा कि इसके एक ओर घूम धातु की टोपी तथा दूसरी ओर धातु की डिस्क चक्रिका होती है। क्या आपने विद्युत सेल के ऊपर एक धन चिन्ह प्लस तथा ऋणात्मक चिन्ह जिसे माइनस देखा है? विद्युत सेल में धातु की टोपी धनात्मक सिरा तथा धातु के डिस्क ऋणात्मक सिरा कहलाता है। धातु की टोपी धनात्मक सिरा और डिस्क जो हो गया ऋणात्मक सिरा कहलाता है। सभी धातु सेलों में दो सिरे होते हैं जिनमें एक धनात्मक टर्मिनल तथा दूसरा ऋणात्मक टर्मिनल। विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थों से सेल विद्युत उत्पन्न करता है। जब विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल कर लिए जाते हैं, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। सेल के एक तरफ अधातु की टोपी तथा दूसरी तरफ अधातु की डिस्क होती है। गलत। धातु की डिस्क, यहाँ बोला अधातु, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत है। सेल के एक तरफ धन चिन्ह दूसरे तरफ ऋण चिन्ह होता है। ये तो होता है, एक तरफ ऋण होता है एक तरफ धन होता है। सेल में विद्युत ऊर्जा संचित रासायनिक पदार्थ से विद्युत उत्पन्न होती है। सेल बैटरी में जो होता है रासायनिक ऊर्जा से वो विद्युत उत्पन्न होता है। तो ये कथन क्या है? तो सही है। उपयुक्त असत्य एक जो है, केवल एक जो है असत्य कथन है। विद्युत सेल में धातु की टोपी धनात्मक सिरा तथा धातु की डिस्क ऋणात्मक सिरा कहलाता है। सभी विद्युत सेलों में दो सिरे होते हैं जिनमें एक धनात्मक टर्मिनल सिरा तथा दूसरा ऋणात्मक टर्मिनल होता है। विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थों से, याद रखना, पदार्थों से सेल विद्युत उत्पन्न करता है। जब विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। क्या करना है आपको? विचार करना है। एक धनात्मक टर्मिनल सिरा होता है, एक दूसरा ऋणात्मक होता है। विद्युत स्विच का उपयोग विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए उपयुक्त। ये सभी कथन क्या होगा? इसका दोनों कथन जो हैं अर्थात सही है। विद्युत स्विच एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को शुरू या बंद करने के लिए किया जाता है। जब स्विच ऑन होता है तो परिपथ पूरा हो जाती है और धारा प्रवाहित होती है, और जब यह ऑफ होता है तो परिपथ टूट जाती है और धारा रुक जाती है। खोपड़ी एवं क्रॉस का चिन्ह क्या दर्शाता है? खतरा, यानी क्या है? खंभे उम्बे, बिजली के खंभे में इस प्रकार जो बना रहता है, इस प्रकार मुंडी इस टाइप का जो बना रहता है, तो ये क्या है? खतरे की सूचना बताते हैं। आपने विद्युत खंभे, विद्युत उपकेंद्रों तथा अन्य स्थानों पर इस प्रकार के चिन्ह देखा होगा। यह दर्शाता है कि विद्युत का उपयोग उचित रूप से न किया जाए तो यह अत्यंत खतरनाक हो सकती है। यदि विद्युत तथा विद्युत युक्तियों को असावधानी पूर्वक बरता जाए तो यह गंभीर चोट अथवा मृत्यु तक का कारण बन सकता है। आपको कभी भी विद्युत के तारों तथा सॉलेट आदि से प्रयोग करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। यह भी याद रखिए कि शुभाम जनित यानी पोर्टेबल जनरेटर द्वारा उत्पन्न विद्युत भी इतनी खतरनाक है। विद्युत संबंधित सभी क्रियाकलाप केवल साधारण बैटरी ही उपयोग करना चाहिए। विद्युत बल्ब की संरचना के बारे में कौन सा कथन सही नहीं? विद्युत बल्ब है, उनकी संरचना के बारे में कौन सा कथन जो है सही नहीं है, ये बताना है। क्या करना है? उनकी संरचना के बारे में जो है
प्रकाश उत्सर्जन करने वाले पतले तार को बल्ब का तंतु कहते हैं। सही है। यह तंतु दो मोटे तारों के बीच लगा होता है। दोनों मोटा तार बल्ब की सतह पर धातु के ढांचे से जुड़ा हुआ होता है। कहता है जुड़ा हुआ होता है। इस प्रकार विद्युत सेल तथा विद्युत बल्ब दोनों में ही दो दो टर्मिनल होते हैं। क्या होते हैं? दो दो टर्मिनल। प्रकाश उत्सर्जित याद रखना क्या हुआ? पतले तार को बल्ब का तंतु कहते हैं। यह तंतु मोटे तारों के बीच लगा होता है। यह मोटे तार तंतु को आधार प्रदान करते। इन मोटे तारों में से एक मोटा तार बल्ब की सतह पर धातु के ढांचे से जुड़ा हुआ होता है। दूसरा मोटा तार आधार केंद्र पर धातु की नोक से जुड़ा होता है। बल्ब के आधार पर धातु का ढांचा तथा धातु की नोक बल्ब के दो टर्मिनल, ये दोनों टर्मिनल इस प्रकार लगाए जाते हैं कि ये एक दूसरे को न छुए। घरों में उपयोग होने वाले विद्युत बल्बों की भी एक ऐसी ही संरचना होती है। प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को बल्ब का डैश कहा जाता है, तंतु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तंतु। प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को बल्ब का तंतु कहते हैं। यह तंतु दो मोटे तारों के बीच लगा होता है। यह मोटे तार तंतु को आधार प्रदान करते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। रबड़ बैंड, टेप, मानवल शरीर, एल्युमिनियम की पत्ती उपयुक्त में कौन सा विद्युत का चालक का उदाहरण है? विद्युत का चालक वैसा वस्तु जो विद्युत जिससे होकर पार हो जाते हैं तो उसे विद्युत का चालक कहते हैं। तो याद रखना, टेप से विद्युत नहीं पार होगा। टेप हो गया, रबड़, ये दोनों। मानव शरीर हो गया, एल्युमिनियम की पत्ती, ये दोनों से पार हो। इसलिए 3 और 4 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बल्ब के साथ तारों को जोड़ने के लिए आप विद्युत रोधी टेप, बिजली की मिस्त्रियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले और सेल के लिए रबड़ बैंड या टेप उपयोग कर सकते हैं। जबकि मानव शरीर एवं मानवल लिखा है इसमें, मानव शरीर एवं एल्युमिनियम की पत्ती विद्युत चालक का उदाहरण है। निम्नलिखित सही कथन की पहचान के। विद्युत रोधी पदार्थ अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह होने देता है। गलत। विद्युत रोधी यानी विद्युत रोधी पदार्थ, यानी जो वैसा पदार्थ जो विद्युत का विरोध करता है तो विद्युत रोधी कहते हैं। तो अपने विद्युत धारा प्रवाह होने देता है, नहीं होने देता है, गलत है। विद्युत चालक पदार्थ अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाह होने देते हैं, सही है। ऑप्शन नंबर 2 जो है केवल सही है। जो पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह होने देता है वह विद्युत चालक है। विद्युत रोधक अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं। विद्युत बल्ब का फ्यूज होने का कारण निम्न से कौन एक कारण है? यानी विद्युत बल्ब जो फ्यूज होता है उनमें से क्या कारण है फ्यूज होता है? बल्ब के तंतु का खंडित होना, टर्मिनल के बीच विद्युत धारा का परिपथ से धारा में रुकावट का काम नहीं करना, इनमें से कोई है। बल्ब के तंतु का यानी खंडित होना, उसमें कुछ खराबी आ जाने की वजह विद्युत बल्ब नहीं जलेगा। विद्युत बल्ब कई कारणों से फ्यूज हो सकता है। इनमें से एक कारण बल्ब के तंतु का खंडित होना। बल्ब का तंतु खंडित होने के कारण विद्युत सेल के टर्मिनलों
के बीच विद्युत धारा का परिपथ टूट जाता है। इसीलिए फ्यूज बल्ब के तंतु से विद्युत धारा प्रवाहित न होने के कारण यह दीप्तमान नहीं होता। विद्युत रोधी पदार्थ प्लास्टिक, रबड़, वायु, ये सभी जो है विद्युत रोधी पदार्थ हैं। विद्युत चालक तथा विद्युत रोध हमारे लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। स्विच, विद्युत प्लग, सॉकेट सुचालक पदार्थ से याद रखना क्या आता है, स्विच हो गया, विद्युत प्लग होता है वो, सॉकेट सुचालक पदार्थों से बनाए जाते हैं। दूसरी ओर विद्युत तार, याद रखना विद्युत तारों, प्लग के ऊपर के भाग, स्विच तथा विद्युत उपकरणों के अन्य भाग जिन्हें लोग स्पर्श कर सकते हैं, इनके बनाने के लिए रबड़ तथा प्लास्टिक का उपयोग होता है अतः प्लास्टिक, रबड़ एवं वायु विद्युत रोधी हैं। बंद विद्युत परिपथ में विद्युत कैसे प्रवाहित होती है? बंद परिपथ में विद्युत प्रवाहित नहीं होती है। विद्युत धारा की दिशा विद्युत सेल के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक की ओर होता है। विद्युत धारा की दिशा ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल की ओर होता है। गलत, ऋणात्मक नहीं होता, धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल। विद्युत धारा प्रवाहित होने पर विद्युत बल्ब की दीप्त हो जाती उठता है। बंद परिपथ में विद्युत धारा विद्युत सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित होती हैं अतः विद्युत धारा की दिशा विद्युत सेल के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर चलती हैं। एक सरल युक्ति है जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने का या प्रारंभ करने के लिए याद रखना, प्रारंभ करने के लिए 1 मिनट, PDF थोड़ा एक गड़बड़ है। बंद विद्युत परिपथ में विद्युत धारा विद्युत सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल के तक प्रवाहित होती है अतः विद्युत धारा की दिशा, याद रखना, विद्युत धारा की दिशा सेल टर्मिनल तक प्रवाहित होता था। विद्युत धारा की दिशा विद्युत सेल के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर चलते हैं। स्विच एक सरल युक्ति है जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए चैप्टर नंबर क्या है 10, चुंबकों द्वारा मनोरंजन। क्या करना है? चुंबकों द्वारा मनोरंजन। चुंबक का किसके द्वारा खोजा गया था? चुंबक जो है ये मैग्सन के द्वारा खोजा गया था। प्राचीन यूनान में एक गडेरिया रहता था, उसका नाम मैग्नस था। वह अपनी भेड़ों तथा बकरियों के झुंड को पास के पहाड़ों पर चराने के लिए जाता था। भेड़ों पर नियंत्रण के लिए वह अपने साथ एक छड़ी रखता था। छड़ी को एक सिरे पर लोहे की टोपी लगी होती थी। एक दिन पहाड़ पर एक चट्टान के ऊपर से इसी छड़ को उठाने में उसे बहुत जोर लगाना पड़ा। क्या था, एक दिन वो चट्टान पर रखा था, उसे उठाया तो उसे जो है उसे बहुत जोर का बल का प्रयोग करना पड़ा। तो वह आश्चर्यचकित हुआ, वह हैरान हो गया। चट्टान छड़ी को अपनी ओर आकर्षित करती प्रतीत हो रही थी। अपनी ओर आकर्षित क्या करती प्रतीत हो रही थी। इस प्रकार उन्होंने चुंबक की खोज किया था। उस चट्टान का नाम बताया जिसे चुंबक खोजा गया था। चट्टान का नाम बताया, चुंबक खोजा गया।
तो याद रखना मैग्नेटाइट चट्टान। मैग्नेटाइट चट्टान से खोजा गया था, किसने खोजा था? मैग्सन ने खोजा गया था। मैग्नेटाइट नाम याद रखना, संभवतः उस गडेरिया के नाम पर उस पत्थर को मैग्नेटाइट नाम दिया गया। मैग्नेटाइट में लोहा होता है। कुछ लोगों का विश्वास है कि यह मैग्नेटाइट मैग्नीशिया नामक स्थान पर सबसे पहले पाया गया था। जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है वे चुंबक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चुंबक कहलाते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। मैग्नेटाइट चट्टान में लोहा पाया जाता है, ये से अभी ऊपर पढ़े। जिन पदार्थों में लोहा को आकर्षण करने की क्षमता होती है चुंबक कहलाता है, ये सही है। दोनों कथन क्या है? ये से आप देख सकते। तीसरा नंबर, लोहे के टुकड़े से बना चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। से लोहे का चुंबक से हम कृत्रिम चुंबक बनाते हैं। तो प्लास्टिक भी एक प्रकार का कृत्रिम चुंबक प्लास्टिक नहीं है। तो याद रखना असत्य कथन है। चौथा नंबर जो है, 4 नंबर क्या आ जाएगा? असत्य कथन हो जाएगा। प्लास्टिक कृत्रिम चुंबक नहीं बनाया जा सकता, यानी प्लास्टिक का कृत्रिम चुंबक नहीं बनाया जा सकता। निम्नलिखित में असत्य कथन की पहचान करें। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होता है चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। लोहा एक चुंबकीय पदार्थ है। निकेल अचुंबकीय पदार्थ। निकेल भी जो है लोहा, निकेल, कोबाल्ट ये चुंबकीय पदार्थ हैं। कोबाल्ट चुंबकीय पदार्थ, इसलिए निकेल एक चुंबकीय, यहाँ लिखा अचुंबकीय, इसलिए असत्य कथन ये हो जाएगा। निकेल गलत कथन का बताना बोला था। जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है वह चुंबक कहलाता है। चुंबक कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है जबकि कुछ पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते। कुछ पदार्थ क्या होता है? चुंबक की ओर आकर्षित होता है, कुछ पदार्थ नहीं होता है। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे लोहा, निकेल एवं कोबाल्ट। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं वे अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कागज, लकड़ी आदि। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चुंबक के ध्रुव अवस्थित होते हैं। चुंबक का ध्रुव जो है कहाँ पर अवस्थित होता है? चुंबक के दोनों सिरे पर होता है। कहाँ होता है? चुंबक के जो है दोनों सिरे पर होता है। किसी भी चुंबक, चाहे वह छड़ चुंबक हो या कोई आकार का, में सबसे अधिक चुंबकीय शक्ति जो है कहाँ पर होती है? उसके दोनों सिरों पर केंद्रित होती है। अगर पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा चुंबक का जो है शक्ति, चुंबकीय शक्ति कहाँ पर होता है? उनके दोनों ध्रुव पर होता है। दोनों दिशा में जो ध्रुव होता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा चुंबकीय शक्ति देखने को मिलता है। इन सिरों को चुंबक के ध्रुव या उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। चुंबक के बारे में सही कथन की पहचान करें। चुंबक अगर विरामावस्था में रहता है तो हमें हमेशा पूर्व पश्चिम दिशा की इंगित करता है। गलत, उत्तर दक्षिण की दिशा कर इंगित करता है। चुंबक के 2 ध्रुव होता है जहाँ पर चुंबकत्व बहुत कम होता है। चुंबक के ध्रुव पर क्या है? चुंबकत्व ज़्यादा होता है। चुंबक के दोनों ध्रुव का नाम जो है क्रमशः उत्तरी दक्षिणी ध्रुव होता है। ये तो सही है। इसमें दिशा के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होता है, जबकि दिशा के बारे में जानकारी देता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। हमने देखा कि स्वतंत्र लटका हुआ चुंबक सदैव एक निश्चित दिशा में विराम में आता है जो उत्तर दक्षिण होती है। यहाँ आप यह प्रयोग कर रहे हैं। उत्तर की ओर निर्देश करने वाले सिर को चुंबक का उत्तरमुखी सिरा अथवा उत्तरी ध्रुव कहते हैं। दूसरा सिरा दक्षिणमुखी अर्थात दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। सभी चुंबक, यह चट्टान एक प्राकृतिक चुंबक थी और इससे गडेरिया की छड़ी लोहे की टोपी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। कहा जाता है कि इस प्रकार प्राकृतिक चुंबक की खोज ही संभवतः गडेरिया के नाम पर उस पत्थर को मैग्नेटाइट नाम दिया गया। मैग्नेटाइट में लोहा होता है।
कुछ लोगों का विश्वास है कि मैग्नेटाइट मैग्नीशिया नामक स्थान पर सबसे पहले पाया गया था। जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है वे चुंबक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चुंबक। प्राकृतिक रूप से मिलने वाले इन पदार्थों को उन्होंने चुंबक कहा। तत्पश्चात लोहे के टुकड़े से चुंबक बनाने की विधि का आविष्कार हुआ। इन्हें क्या कहते हैं? कृत्रिम चुंबक कहते हैं। आजकल विभिन्न आकृतियों के कृत्रिम चुंबक बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए छड़ चुंबक, नाल चुंबक, बेलनाकार अथवा गोलांत चुंबक। जबकि प्लास्टिक का कृत्रिम चुंबक नहीं बनाया जा सकता। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है के दो ध्रुव होते हैं, चाहे उनका आकार कैसा भी हो। सामान्यतः चुंबक पर उत्तर नॉर्थ के नाम से एन से सूचित किया जाता है। दक्षिण अर्थात साउथ एस ध्रुवों को अंकित किया जाता है। कंपास के बारे में निम्न कथन पर विचार के। कंपास वही दिक् सूचक, यह चुंबक के गुण पर आधारित होता है। जैसे यह सामान्यतः कांच के ढक्कन के एक डिब्बा होता है। एक चुंबकित सुई डिब्बे के अंदर एक धुरी पर लगी होती है। ये भी सही है। स्वतंत्रता पूर्वक लटकती रहती हैं। सुई विरामावस्था में उत्तर दक्षिण दिशा में दिशा निर्देशित करती हैं। उपयुक्त सही कथन की पहचान करें। तो याद रखना चारों जो हैं कथन सही, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्राचीन काल में यात्री एक प्राकृतिक चुंबक अपने साथ ले जाते हैं। यानी प्राचीन काल में जो कहते हैं यात्री क्या करते हैं, अपने साथ एक क्या है प्राकृतिक चुंबक ले जाते थे, जिसे धागे से लटकाकर दिशा निर्धारित करते थे। तत्पश्चात चुंबक की इस गुण पर आधारित एक युक्ति विकसित हुई। यह कंपास अर्थात जिसे दिक्सूचक के नाम से जानी जाती है। कंपास सामान्यतः कांच के ढक्कन वाली एक छोटी डिब्बी होती है। एक चुंबकित सुई डिब्बी के अंदर एक धुरी पर लगी होती हैं, जो स्वतंत्रता पूर्वक घूमती हैं। कंपास में एक डायल भी होता है जिस पर दिशाएं अंकित होते हैं। कंपास को उस स्थान पर रखते हैं जहां हमें दिशा निर्धारण करना होता हो। इसकी सुई विरामावस्था में उत्तर दक्षिण दिशा का निर्देशित करती है। कंपास को तब तक घुमाते हैं जब तक कि डायल पर अंकित उत्तर दक्षिण चिन्ह सुई के दोनों सिरों पर न आ जाएं। चुंबकीय सुई के उत्तरी ध्रुव की पहचान के लिए सामान्यतः इसे भिन्न रंग से पेंट किया जाता है। यही क्या है? कंपास दिक्सूचक। निम्नलिखित असत्य कथन की पहचान के। चुंबक लोहा, निकेल, कोबाल्ट जैसे कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है। ऐसे पदार्थों को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव। ये भी से स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव पूर्व दक्षिण दिशा में इंगित कर, जबकि उत्तर और दक्षिण में या पूर्व। ये कथन क्या है? गलत है, असत्य है। दो चुंबकों को आपस में ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि समान ध्रुव पर प्रतिकर्षण करते हैं। ये से तो असत्य कथन बोला है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चुंबक कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है, जबकि कुछ पदार्थों को और आकर्षित नहीं होता है। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। लोहा, निकेल, कोबाल्ट जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। उत्तर की ओर निर्देशित करने वाले सिरे को चुंबक का उत्तरोन्मुखी सिरा अथवा उत्तरी ध्रुव कहते हैं। दूसरा सिरा दक्षिणोन्मुखी अथवा दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। सभी चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, चाहे उनका आकार कैसा भी हो। सामान्यतः चुंबक पर उत्तर अर्थात नॉर्थ एन से दक्षिण साउथ एस
ध्रुव को अंकित किया जाता है। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में आकर क्या करता है, रुकता है। क्या घटित होगा जब चुंबक को हथौड़े से पीटा जाए, यानी चुंबक उसको हथौड़े से पीट दिया तो क्या घटना होगा, ये और ज़्यादा चुंबकीय हो जाएगा? नहीं, ये अपना चुंबकत्व गुण क्या देगा, खो देगा। ये तो सही, दोनों ध्रुव अपना स्थान परिवर्तन कर लेगा। तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी जो है इसका कथन सही है। यदि चुंबक को गर्म किया जाए, हथौड़े से पीटा जाए या ऊंचाई से गिराया जाए तो वह अपने गुण को खो देता है। क्या घटित होगा जब चुंबक को गर्म किया, यानी चुंबक को जब गर्म किया तो क्या चीज होगा उसमें, ये और ज़्यादा चुंबकीय हो जाएगा। गलत, ये अपने चुंबकत्व गुण खो देगा। क्या करेगा, चुंबकत्व गुण जो है खो देगा। चुंबक के दोनों समान ध्रुव एक दूसरे को, यानी चुंबक के दोनों समान ध्रुव, नॉर्थ इधर से भी नॉर्थ इधर से भी, एक दूसरे को क्या करेगा, या देखना आकर्षित नहीं करती है। आकर्षित नहीं करेगा यानी प्रतिकर्षण करेगा। दो चुंबक असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि समान ध्रुव परस्पर प्रतिकर्षण करते हैं। क्षण चुंबक के रख रखाव के समय हमेशा विपरीत ध्रुव को साथ रखनी चाहिए। सही, यानी ये कह रहे हैं जब आपको चुंबक को कहीं रखना है तो उस समय जो है चुंबक को किस तरफ रखना, किस दिशा में रखना, याद रखना। जैसे कि हमारे एक चुंबक है तो यहाँ पर जो है नॉर्थ है, इस साइड में इस चुंबक का साउथ है। ये एक और चुंबक है तो इसके साइड जो है, इस साइड में जो है साउथ है, इस साइड में नॉर्थ है। तो इससे क्या होगा, इस साइड में धारेगा, ये एक दूसरे को जोड़ लेगा, नहीं जोड़ेगा क्योंकि नॉर्थ है इस साइड में, ये साउथ है। एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा तो ये इसमें जाके सड़ जाएगा, इस तरह जाके चुंबक इसमें सड़ जाएगा। तो इसी तरह ये बोल रहा है कि क्षण चुंबक के रख रखाव के समय हमेशा विपरीत ध्रुव को साथ रखना। विपरीत ध्रुव, जैसे इस साइड में अगर उत्तर है तो दूसरा चुंबक का इसके साइड के साथ जुड़ा रहने के लिए इसे दक्षिण ध्रुव को साथ रखना चाहिए। रख रखाव करते समय चुंबक को मोबाइल, टेलीविजन, सीडी क्या जाएगा, सीडी आदि से दूर रखना चाहिए। तो याद रखना टेलीविजन हो गया, सीडी। तो ये भी कथन सही है, वो भी कथन, दोनों कथन क्या हैं, सत्य हैं। यदि चुंबक को उचित रख रखाव ना हो तब भी यह समय के साथ क्षीण हो जाते हैं। क्षण चुंबक को सुरक्षित रखने के लिए उनके जोड़े को असमान ध्रुव के पास रखा जाना चाहिए। इन चुंबकों को लकड़ी के टुकड़े से पृथक करके इनके सिरों पर नर्म लोहे के 2 टुकड़े लगाने चाहिए। नाल चुंबक का भंडारण करने के लिए इसके ध्रुव के संपर्क में लोहे का एक टुकड़ा रखना चाहिए। अपने चुंबक को कैसेट, मोबाइल, टेलीविज़न, म्यूजिक सिस्टम, सीडी तथा कंप्यूटर से दूर रखें। 11वां चैप्टर देखते हैं। याद रखना क्या था, जो लोग हमारे टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं वो हम टेलीग्राम ज्वाइन कहते। याद रखना क्या था, वहाँ पर जो है साइंस का क्लास 6 ज्योग्राफी का जो है क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 करा चुके हैं और जो है अब स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का। तो इसलिए जो नहीं पढ़े वहाँ जाके टेलीग्राम पर लिंक है, वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, हिस्ट्री का भी पढ़ा चुके हैं। इसके बाद अभी जो है क्लास 6 पढ़े, इसके बाद क्लास 7 पढ़ेंगे। तो उसके बाद क्या है, वहाँ पर PDF डाला गया है, जैसे महेश अग्रवाल का NCERT
उसका PDF फुल बुक का डाल दिए हैं। जैसे क्या कहते हैं साइंस का, रुक्मणी का बुक का PDF हम अपने टेलीग्राम पे डाल, तो वहाँ से आप लोग PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। वायु है, वायु क्या है? एक मिश्रण है, तो याद रखना है एक मिश्रण है। वायु क्या है? एक मिश्रण है। 18वीं शताब्दी तक लोग सोचते थे कि वायु केवल एक ही पदार्थ है। प्रयोगों से यह सिद्ध हो गया कि वास्तव में ऐसा नहीं, वायु अनेक गैसों का एक मिश्रण है। वायु के बारे में निम्न कथन पर विचार कीजिए। क्या करना है? वायु के बारे में आपको निम्न कथन के बारे में विचार करना। यह स्थान घेरती है। वायु तो क्या है? स्थान नहीं घेरते क्योंकि इनका अपना आयतन होता है। ये तो सही है कथन। इसका रंग सफ़ेद होता है, जबकि इसका कोई रंग नहीं होता है। वायु का कोई रंग नहीं। यह अपारदर्शी होते हैं। ये तो सही। प्राकृतिक में जल चक्र के लिए वायु में जलवाष्प का होना अनिवार्य है, यानी जल चक्र में वायु का होना क्या है? अनिवार्य है। तो इसलिए याद रखना कौन सा कथन सही है। तो ए याद रखना, इसका जो आंसर है 1 और 4 हो जाएगा। जबकि याद रखना 2A क्या दूसरा, और याद रखना अपारदर्शी बोल रहे हैं, इसका रंग सफ़ेद होता है। ये बिना अपारदर्शी का मतलब जो आर पार है, जैसे दीवार के उस पार में कोई व्यक्ति खड़ा है तो आप नहीं देख सकते कि कौन खड़ा है। याद रखना तो क्या अपारदर्शी, जिसे आर पार नहीं देख सकते। तो याद रखना इसके वायु क्या है? अपारदर्शी नहीं, पारदर्शी है। वायु एक पदार्थ है और सभी पदार्थ स्थान घेरते हैं। पूछेगा वायु क्या एक पदार्थ है? उनका अपना आयतन होता है या बोतल के पूरे स्थान भर जाते हैं। यानी कि अब बोतल में कैसे, जब उसका आयतन नहीं होता बोतल में वायु को भर के रखा जाता है, तो वो कैसे उसमें फुल होता है। तो यह हमारे चारों ओर उपस्थित है। वायु का कोई रंग नहीं होता है। इसका आकार इसके आर पार देख सकते, यह पारदर्शी होती है। प्रकृति में जल चक्र के लिए वायु में जलवाष्प का उपस्थित होना अनिवार्य है। वायु की वह परत जो पृथ्वी को घेरते रहती क्या कहलाती है? याद रखना वायु की वह परत जो पृथ्वी को घेरे हुए रहती है क्या कहलाते हैं? वायुमंडल कहलाते हैं। पृथ्वी के चारों तरफ क्या है? वायुमंडल है। हमारी पृथ्वी वायु की एक पतली परत से घिरी हुई है। इस परत का विस्तार पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक है। इसे वायुमंडल कहते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस उपस्थित है? बताओ कौन सी गैस उपस्थित है? तो याद रखना, तो ये नाइट्रोजन गैस जो है हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में देखने को मिलता है। जैसे गैस का नाम मात्रा प्रतिशत, नाइट्रोजन जो है इसका संकेत N2 है, जिसकी मात्रा है 78.03%। ऑक्सीजन O2 उसके बाद जो है इसका 20.99 अर्थात 21% लिख सकते हैं। क्या है 21%। आर्गन जो है 0.9323, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03, हाइड्रोजन 0.01, नियॉन 0.0018, हीलियम 0.005, क्रिप्टन जो होता है क्रिप्टन 0.0001, जेजोन जो है जेनॉन जो है 0.000005। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान, यानी गलत कथन की। नाइट्रोजन ज्वलन में सहायक होता है, गलत। अगर नाइट्रोजन ज्वलन में सहायक होता है तो सबसे ज़्यादा वायुमंडल में जो क्या है नाइट्रोजन, तो आग पकड़ सकता था वायुमंडल में नहीं, तो ये ज्वलन में सहायक नहीं होते। ऑक्सीजन जीव के शोषण के लिए महत्वपूर्ण भाग है। ऑक्सीजन जो है जीव के लिए एक महत्वपूर्ण भाग नहीं है, तो इसलिए ऑक्सीजन से ही हम लोग जीवित हैं। तो यदि ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे। कोई भी पेड़, जितने भी प्राणी हैं
जंतु हैं। तो कौन सा कथन सही है? केवल दो कथन क्या है? सही है। नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस है जिसका अर्थ है जलने की प्रक्रिया में मदद नहीं करती। वास्तव में यह दहन को नियंत्रित करने में मदद करती है। श्वसन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में असत्य कथन की पहचान करें। ईंधन तथा पदार्थों के जलने से धुएं भी उत्पन्न होती हैं। नाइट्रोजन जलने में सहायक नहीं होते हैं। किसी पदार्थ के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न। याद रखना, जब जलता है तो क्या होता है? मैं लकड़ी जल रहा है, कोयला जल रहा है, तो इससे धुआं निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न हो रहा है। नाइट्रोजन के जलने में, अभी तुरंत हम ऊपर में पढ़े, नाइट्रोजन जलने में सहायक नहीं है। ईंधन तथा पदार्थों के जलने से धुआं उत्पन्न होते हैं। जैसे ईंधन कोई चीज़ है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, कोयला मान लो जलेगा तो क्या धुआं तो निकलेगा। तो इसीलिए याद रखना, यहाँ पूछा है धुआं में केवल कुछ गैस ही होते हैं। गलत, कुछ केवल गैस ही नहीं होते और मात्रा में जो है देखने को मिलता है। सूक्ष्म जैसे धुआं होता है, उसमें छोटे जब धुआं होगा तो उसमें देखना थोड़ी थोड़ी कण के जो है काले टाइप का जो कण जो है उसके साथ उड़ता हुआ नजर आएगा। ईंधन तथा पदार्थों के जलने से धुएं भी उत्पन्न होती हैं। धुएं में कुछ गैस एवं सूक्ष्म धूल कण होते हैं जो प्राय हानिकारक होते हैं। याद रखना, इस कारण आप कारखानों में लंबी चिमनियां देखते हैं। यह चिमनियां हानिकारक धुएं तथा गैस को हमारी नाक से तो दूर ले जाते हैं, लेकिन आकाश में हुए पक्षियों बिल्कुल नज़दीक ले जाती है। किसी पदार्थ के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। वायु में धूल के कण सदैव उपस्थित रहते हैं। नाइट्रोजन जलने में सहायक नहीं होते हैं। इसमें से वायु का कौन सा संगठन जीवित प्राणियों के लिए हानिकारक होता है? ये बताना है। यानी जीवित प्राणियों के लिए जो है कौन जो है हानिकारक है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन तो सही है। कार्बन डाइऑक्साइड जीवित प्राणियों के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी, जैसे क्या पेड़ के लिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? महत्वपूर्ण है। धूल एवं जलवाष्प। धूल तो हानिकारक है, लेकिन जलवाष्प तो महत्वपूर्ण है। जलवाष्प होगा तब ना बारिश होगा। धुएं एवं जलवाष्प। धुएं तो हानिकारक है, लेकिन जलवाष्प बोला, जलवाष्प के याद रखना क्या पानी क्या बारिश होता है। जब जलवाष्प के द्वारा क्या होता है, पानी जो है ऊपर उड़ता है तो वहाँ बादल बनता है। बादल से फिर धूल और धुआं, ये हो जाएगा क्या है इसका आंसर क्या होगा? धूल और धुआं। यहाँ पर जो दिया गया गलत है, ये नहीं होगा, धूल और धुआं होगा इसका आंसर। दिए गए विकल्प में धूल एवं धुआं जीवित प्राणियों के लिए सबसे अधिक हानिकारक होते हैं। धूल और धुएं ये वायु प्रदूषण के मुख्य घटक हैं। पूछेगा वायु प्रदूषण के मुख्य धूल और धुआं, जिनमें हानिकारक कण होते हैं जिन्हें सांस लेने में श्वसन संबंधित समस्याएं जैसे अस्थमा और हृदय रोग हो सकते हैं। नाइट्रोजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में सामान्य मात्रा में ये गैसें जीवित प्राणियों के लिए हानिकारक नहीं होते हैं। नाइट्रोजन हवा का सबसे बड़ा हिस्सा है और पौधे के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए करते हैं। जलवाष्प, यह वायुमंडल का एक प्राकृतिक घटक है और मौसम और जलवायु के लिए आवश्यक है। यह हानिकारक नहीं होता। नाक के अंदर महीन बाल का क्या कार्य होता है? नाक के अंदर जो है महीन जो बाल होता है उसका कार्य क्या है? रोगाणुओं को फिल्टर करना, जलवाष्प को रोके रहना, ये भी नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड और गैस को रोके रहने नहीं। धूल के कण को छाना, यानी बहुत से क्या है धूल कण उड़ता है तो उसको छानने का कार्य करता है नाक में जो बाल होते हैं। जब हम नाक से सांस लेते हैं तो हम वायु अंदर लेते हैं। धूल के कणों को श्वसन तंत्र में जाने से रोकने के लिए हमारी नाक में छोटे छोटे बाल तथा श्लेष्मा उपस्थित होते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए।
वायु में धूल कण समय एवं स्थान के साथ बदलते रहते हैं। वायु की संरचना में स्थानीय भिन्नता होती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो याद रखना दोनों कथन क्या हैं, सही है। वायु में धूल के कण भी उपस्थित होते हैं। वायु में धूल के कण समय तथा स्थान के साथ बदलते रहते। वायु में मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड तथा इससे भी कम मात्रा में अन्य गैस का मिश्रण होता है। तथापि वायु की संरचना में स्थानीय भिन्नता हो सकती है। निम्न से कौन सी गैस मिलकर 99% भाग वायुमंडल को घेरता है? 99% भाग जो है वायुमंडल को घेरता है। ऑक्सीजन और जो है नाइट्रोजन, ये दोनों मिलकर क्या करता है? 99% भाग जो है घेरता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वायु में मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड तथा इससे भी कम मात्रा में अन्य गैसों का मिश्रण होता है। तथापि वायु की संरचना में स्थानीय भिन्नता हो सकती है। हम देखते हैं कि वायु में नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। वास्तव में ये दोनों गैस मिलकर वायु का 99% भाग बनाती है। शेष 1% भाग में कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अन्य गैस एवं जलवाष्प होती हैं। क्या था? अन्य गैस जलवाष्प होते हैं। जैसे चित्र में बताया, जैसे क्या है, नाइट्रोजन कितना बड़ा है, उसके बाद ऑक्सीजन हो गया, इसके बाद इतना सा दिखाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो जीव मिट्टी के गहराई में लिखा है, यहाँ गहराई होगा। जो जीव मिट्टी के गहराई में रहते हैं वो शोषण कैसे लेते हैं? उन्हें शोषण की आवश्यकता नहीं होती है। गलत। कोई जीव जो मिट्टी के अंदर में रहते हैं जीव हैं, वो शोषण क्या कहते हैं? उनकी आवश्यकता नहीं शोषण के लिए, ये गलत है। बाहर आकर ऑक्सीजन लेते, ये गलत। मिट्टी में घुली हुई, मिट्टी में भी ऑक्सीजन होता है, तो मिट्टी में घुली हुई ऑक्सीजन से शोषण प्राप्त करते हैं हम। जो जीव गहरी मिट्टी के अंदर रहते हैं उन्हें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। वे सभी शोषण क्रिया के लिए आवश्यक वायु मिट्टी में घुली हुई ऑक्सीजन से शोषण प्राप्त करते हैं। जब हम पानी को गर्म करते हैं तो हमें उससे बुलबुले निकलते हुए दिखाई देते हैं। इससे पता चलता है, यानी जब पानी को गर्म कीजिएगा तो उससे क्या, गर्म करने पर, गर्म कर रहे हैं तो इससे देखना क्या बुलबुला टाइप का पानी में निकलेगा, बुलबुला होगा। तो ये क्या है? पानी में ऑक्सीजन की उपस्थिति को बता रहा है, दिखाई देते। इससे पता चलता है कि पानी में हवा है, पानी में हवा में पानी है, पानी में हवा है। ये पानी है, उसमें हवा है, न कि हवा में पानी है। तो याद है, पानी स्वयं बुलबुले में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है सही हो जाएगा ये। जब आप पानी को गर्म करते हैं तो घुली हुई वायु बुलबुले के रूप में बाहर आती है। आप पानी को यदि गर्म करते हैं तो पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, अंततः उबलने लगता है। जो जीव पानी में रहते हैं वे शोषण के लिए पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। ऑक्सीजन चक्र में निम्न से कौन महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं? ऑक्सीजन चक्र में, यानी ऑक्सीजन का जो चक्र होता है कौन महत्वपूर्ण अदा करता है? पौधा जो है महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ चुके हैं। इस प्रक्रिया में पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तथा इसके साथ ही ऑक्सीजन उत्पन्न होती, क्या होता है? ऑक्सीजन जो पौधे शोषण में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। पौधे जो क्या करते हैं? शोषण में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, परंतु उपयोग की गई ऑक्सीजन की तुलना में वे अधिक ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि पौधे ऑक्सीजन उत्पन्न करने अतः ऑक्सीजन चक्र में पौधा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है।
14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन के बीच समन्वय किसके द्वारा स्थापित किया जाता है? यानी कार्बन डाइऑक्साइड व ऑक्सीजन के बीच समन्वय किसके द्वारा? वाष्पोत्सर्जन एवं प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन शोषण, प्रकाश संश्लेषण शोषण। हाइड्रोजन याद रखना, ये क्या बोला? तो प्रकाश संश्लेषण और शोषण में इसका आंसर क्या है? प्रकाश संश्लेषण और शोषण। हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ चुके। इस प्रक्रिया में पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसके साथ ही ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। पौधे शोषण में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, परंतु उपयोग की गई ऑक्सीजन की तुलना में वे अधिक ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इसीलिए हम यह कह सकते हैं कि पौधे ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, अतः कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच समन्वय प्रकाश संश्लेषण एवं शोषण द्वारा स्थापित किया जाता है। तो क्या कहते हैं? स्थापित किया जाता है। तो ये जो है क्लास 6 समाप्त होता है।